नमस्कार बच्चों। जो स्थानीय परीक्षा एमपी बोर्ड कक्षा 9 की होने वाली है, उसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे वो निश्चित है कि राज्य शिक्षा केंद्र से जो जारी की गई प्रश्न बैंक हैं उन्हीं में से आने हैं। अगर उनका अध्ययन आप ठीक से कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आप गणित के विषय में ला सकते हैं। इसके लिए दो वीडियो P1 और P2 में बना चुका हूँ 9th क्लास के लिए, गणित के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। ये तीसरी वीडियो है जो अध्याय 7 से त्रिभुज वाला जो पार्ट है वहाँ से शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए। तो इस वाले पार्ट में 1 अंक वाले 2 प्रश्न आएंगे और 3 अंक वाला 1 प्रश्न आएगा। कुल मिला के यहाँ 5 अंक का इस त्रिभुज वाले पार्ट से आएगा। तो इसमें जो सही विकल्प वाले जो प्रश्न है पहले वो देख लेते हैं अपन लोग। तो पहला प्रश्न है कि दो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं यदि उनका, देखिए सर्वांगसम होने का मीनिंग ये होता है कि उनके सभी अंग एक जैसे हों, मतलब वो आकृतियां एक दूसरे को अपने अंदर छुपा लें, एक दूसरे पर रखने पर आकृति वो छुप जाएं, तो इस तरह की कंडीशन अपने कहलाएगी आकृतियां वो सर्वांगसम होती हैं। तो यहाँ पे क्या कहेंगे अपन लोग, देखो एक ही आकार होना चाहिए, साथ में उनकी माप भी एक सी होनी चाहिए, है ना। 4 ऑप्शन में से ये जो पहला वाला ऑप्शन है कि एक ही आकार के होना चाहिए, साथ में माप भी एक सी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस वाले प्रश्न का उत्तर जो अ नंबर का है वो सही है, एक ही आकार और माप हो। चलिए अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर अपन को दिया गया है कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं। तो अगर ये त्रिभुज इस तरह का त्रिभुज एक ABC त्रिभुज है और इसके सामने ये 2 भुजाएं बराबर हैं, एक अगर AB और AC दोनों आपस में बराबर हैं, तो इनके सामने के जो कोण बनते हैं, देखो इसके भुजा के सामने का कोण ये C बनेगा और इस मतलब AB भुजा के सामने का जो कोण बनेगा वो C बनेगा और AC भुजा के सामने का कोण बनेगा B। जब भुजाएं समान होती हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न का आंसर बनेगा इसमें से ये ब नंबर का बनेगा, समान या बराबर। क्योंकि इसमें पूछा है त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं, तो समान या बराबर। यदि भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ये वाला जो ब नंबर का सही है दूसरे प्रश्न का वो सही है। फिर यहाँ पर तीसरा प्रश्न आता है, उसमें लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और यदि कोण C 45 डिग्री है तो कोण A की माप बताइए। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज है और कोण भी वहाँ समकोण है, मतलब सिचुएशन कुछ इस तरह से ये आपको दिख रही होगी फिगर में, यह बनी हुई है ABC 90 का एंगल बना हुआ है B पर और C 45 का कोण है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों को मिलाकर 180 डिग्री होता है। तो ये 45 ये हो गया, 90 ये हो गया, तो बचा कितना शेष, 45 और बचा, तो ये वाला एंगल आपका 45 हो जाएगा। तो इसमें तीसरे वाले प्रश्न का उत्तर जो होगा वो द नंबर का 45 डिग्री सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और प्रश्न इसके। चलिए अब आते हैं खाली स्थान, यहाँ पर लोग रिक्त स्थान भी कहते हैं। तो यहाँ पे समान भुजाओं वाले 2 वर्ग, जब समान भुजाओं वाले हैं तो सेम ही होंगे, वो एक दूसरे को छुपा लेंगे। समान भुजाओं वाले 2 वर्ग खाली स्थान होते हैं। तो कैसे होंगे आप चित्र में भी देख सकते हैं। अगर समान भुजाओं वाले 2 वर्ग हैं तो वो निश्चित है कि बराबर आकृति के होंगे और एक दूसरे को छुपा लेंगे, यानी सर्वांगसम यहाँ पे आएगा। दोनों वर्ग वो सर्वांगसम होंगे, तो खाली स्थान में यहाँ पे सर्वांगसम आएगा। दूसरा प्रश्न है कि त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं खाली स्थान होती हैं। तो अपन जानते त्रिभुज की अगर ये जो त्रिभुज है ABC, तो अगर ये कोण B और C बराबर हैं, इनके सामने की जो भुजाएं रहेंगी, मतलब C के सामने की भुजा है AB है और B के सामने की भुजा AC है, तो AB और AC भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे बात आती है त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं खाली स्थान होती हैं, यानी कि यहाँ बराबर आएगा, यानी समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, अपन जानते हैं। फिर तीसरा प्रश्न यहाँ पे आता है कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज खाली स्थान होते हैं। देखिए अगर मान लो अपन देख रहे हैं कि अगर मान लो एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं की संगत भुजाओं के बराबर हो जाती हैं तो वो आकृतियां एक दूसरे को छुपा लेंगी, इसका मतलब वो सर्वांगसम होंगी। तो यहाँ पे दोनों आप त्रिभुज खाली स्थान यानी सर्वांगसम यहाँ पर आएगा। चौथी बात, यहाँ पर एक त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, अगर 2 भुजाएं किसी त्रिभुज की बराबर रहती हैं तो उसका एक नामकरण होता है भुजाओं के हिसाब से, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो खाली स्थान में यहाँ पर समद्विबाहु आएगा, क्योंकि 2 भुजाएं बराबर रहती हैं तो इसे अपन लोग समद्विबाहु कहते हैं। तो यहाँ खाली स्थान में समद्विबाहु आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगली बात आती है सही और गलत वाले प्रश्न। तो सही गलत वाले में क्या है अपन लोग देख लेते हैं। यहाँ पर सत्य वाले में तो पहला प्रश्न यहाँ पे है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री होता है।
तो बात यहाँ पे आती है कि अगर समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 का होता है और 3 कोण जोड़ने पर 150 ही रह जाएंगे, तो 150 ही हो जाएगा, जबकि ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये कथन जो है पहला वाला गलत है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री होता है। अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है तो बात सही हो जाती, क्योंकि 60 डिग्री के जब कोण होंगे तीनों तो वो 180 हो जाते, लेकिन 50 का कोण प्रत्येक होने पर वो 180 डिग्री नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये जो कथन है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री होता है, गलत है, मतलब असत्य है ये वाला। दूसरा प्रश्न आता है कि समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। अब तो सही बात है, जब त्रिज्याएं समान है तो वृत्त सेम होंगे, एक दूसरे के बराबर ही होंगे, एक दूसरे को छुपा लेंगे, तो समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। ये कथन एकदम सही है, ट्रू है। ठीक है, अब नेक्स्ट तीसरा, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और अंतर्गत कोण के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो एक तरह से ये सर्वांगसमता की एक कंडीशन होती है जिसे अपन लोग सास कहते हैं, साइड एंगल साइड, ये वाला जब दो त्रिभुजों में ये रूल लगता है सर्वांगसमता वाला नियम सास, जिसे अपन लोग भुजा कोण भुजा यानी भू को भू भी कह सकते हैं, यानी यहाँ इंग्लिश में अपन लोग उसे कहेंगे सास, साइड एंगल साइड। अगर ये सिचुएशन दो त्रिभुजों में रहती है तो वो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। तो ये कथन स्टेटमेंट ये सही है, तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें ये सास वाला रूल लग रहा है, साइड एंगल साइड। फिर चौथा आता है कि एक त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और संगत भुजा के बराबर हैं। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लगा हुआ है त्रिभुज, तो यहाँ पे जो लगा हुआ है कि दो कोण बराबर हैं और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के बराबर, तो यहाँ पे आस लग रहा है, यहाँ पर ये डबल आस, ये सर्वांगसमता वाली कंडीशन नहीं होती है यहाँ पे। तो इस तरह से अपनी चौथा वाला जो प्रश्न है वो सर्वांगसमता वाला नियम फॉलो नहीं करता, इसलिए असत्य कथन है चौथा वाला। फिर ये पांचवा आता है यहाँ पे, एक त्रिभुज की दो कोण और अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर होती है। तो यहाँ पे त्रिभुज की जो कंडीशन है वो यहाँ पे आ रही है आसा, यानी एंगल साइड एंगल, यानी कि को भू को, ये वाली त्रिभुज की सर्वांगसमता वाली एक कंडीशन होती है, मतलब उसका रूल होता है। तो इसका कंडीशन में ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है, मतलब यहाँ पे अपन को सत्य लिखना है। तो यहाँ पे सर्वांगसमता वाले कई रूल होते हैं, जैसे कि देखिए सास होता है, एक आशा होता है, एक LHS होता है, एक साइड होता है। तो ऐसे 4-5 ऐसे होते हैं जो सर्वांगसमता वाली कंडीशन को पूरा करते हैं, अगर वो लग जाती है उसमें कंडीशन। तो चलिए अब 8वां अध्याय देख लेते हैं अपन लोग। 60वें अध्याय में चतुर्भुज वाला पार्ट है और इसमें 1 अंक वाला एक ही प्रश्न आएगा और 4 अंक वाला एक ही प्रश्न आएगा। इसका मतलब 4 और 1 5, तो 5 अंक को इसमें से चैप्टर में से पूछा जाना है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव किस तरह के हैं। तो इसमें लिखा है किसी त्रिभुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो अपन जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यदि कोई चतुर्भुज बनता है तो चारों एंगल को जोड़ने पर उसका मान 360 डिग्री आता है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है पहले वाले का वो 1 नंबर का 360 डिग्री सही है। चलिए फिर अपन देखते हैं दूसरा वाला प्रश्न इसका, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वे क्या होता है। ठीक है, अगर वो समांतर चतुर्भुज है और उसके विकर्ण बराबर हो जाएंगे तो वो एक आयत बन जाता है। तो कंडीशन यहाँ पे आयत इस तरह से बन जाता है। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण चूंकि छोटे बड़े रहते हैं, अगर उनको बराबर किया जाएगा तो वो आयत जैसी आकृति बन जाएगी। मतलब ये दूसरे का जो तीसरा आर नंबर का जो प्रश्न, आर नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। फिर यहाँ पे तीसरा वाला प्रश्न आता है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर लंबवत हों, समद्विभाजित करें तो वह क्या होता है। तो अगर विकर्ण बराबर रहते हैं और साथ में वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, मतलब लंबवत समद्विभाजित करते हैं, तो वो एक वर्ग जैसी आकृति बनती है, मतलब एक वर्ग होता है। तो कहने का मतलब ये तीसरा वाला जो प्रश्न है उसका जो आंसर है 1 नंबर का एक वर्ग वो सही है। फिर यहाँ चौथा प्रश्न आता है कि वर्ग एक आयत होता है और मतलब वर्ग एक आयत होता है और क्या होता है वो, वर्ग की जो फीचर्स हैं किस किस में आ सकते हैं। तो वर्ग के फीचर हैं वो देखो आयत में भी आते हैं और एक समचतुर्भुज में भी आते हैं। तो यहाँ पे ये 1 नंबर का जिसका जो सही होगा एक समचतुर्भुज, मतलब वर्ग एक आयत जैसा फीचर भी रख सकता है और एक समचतुर्भुज जैसे फीचर भी उसमें हो सकते हैं। अब दूसरी बात आती है यहाँ पर कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो खाली स्थान भर लेते हैं अपन लोग। चलिए पहला खाली स्थान है कि एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं, जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी सम्मुख भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। तो यहाँ पे खाली स्थान में बराबर शब्द आएगा। फिर दूसरा है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें
अगर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वो कंडीशन समांतर चतुर्भुज में आती है, तो यहाँ पे खाली स्थान में समांतर चतुर्भुज आएगा। तीसरी बात यहाँ पे कि आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। तो अपन जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण एक 90 डिग्री का बना होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री या तो अपन लोग रख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ एक, अब एक के बाद तो समकोण ही आएगा, तो आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। यहाँ पे समकोण बनेंगे अपन लोग खाली जगह पर। तो यहाँ चौथा प्रश्न है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर, अब समचतुर्भुज जो विकर्ण होता है उसके विकर्ण परस्पर खाली स्थान होते हैं, मतलब लंबवत होते हैं एक दूसरे पर 90 डिग्री पर वो झुके रहते हैं, तो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। फिर ये पांचवा प्रश्न आता है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समकोण पर काटते हैं, ये भी हो सकता है। समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये भी हो सकता है। समद्विभाजित करते हैं, ये भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ पे समद्विभाजित भी भरा हो सकता है, और समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये भी भरा हो जाएगा। दोनों बातें यहाँ पे सही रहेंगी। अब यहाँ पे देखते हैं अपन लोग, ये खाली स्थान वाले हो गए यहाँ पर। इसके बाद ये सही गलत वाले अपन देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखा है सत्य और असत्य, मतलब सही और गलत कौन से हैं देख लेते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है, तो ये उल्टा गलत है यहाँ पर, जबकि ऐसा होता है कि एक वर्ग जो है वो आयत या समचतुर्भुज हो सकता है, लेकिन ये एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज एक वर्ग हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इनके रूल अलग होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है पहला वाला वो फेल है, फाल्स है, मतलब असत्य है। दूसरा वाला एक वर्ग एक आयत होता है और एक समचतुर्भुज भी होता है, तो ये सही बात है, ये सीधा वाला काम करेगा यहाँ पे कि वर्ग एक आयत के फीचर भी रखता है और एक समचतुर्भुज के फीचर भी रखता है, तो ये ट्रू है ये स्टेटमेंट। दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, मतलब सत्य है। तीसरा वाला प्रश्न आता है, उसमें लिखा है कि आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर भी होते हैं। तो सही बात है कि आयत के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को बराबर इससे काट देते हैं, मतलब एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, साथ में बराबर भी वो होते हैं विकर्ण, तो ये वाली बात सत्य है, मतलब तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। चौथा, वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर ना तो समद्विभाजित करते हैं और ना ही बराबर होते हैं, तो ये बात यहाँ पे गलत कह रहे हैं, जबकि वर्ग में भी विकर्ण समकोण पर काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि समकोण पर नहीं काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं, तो ये बात गलत कह रहे हैं यहाँ पर, मतलब स्टेटमेंट ये असत्य है, तो इसे अपन लोग असत्य लिखेंगे ये चौथे वाले स्टेटमेंट में। फिर पांचवा आता है यहाँ पे कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये बात सही है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं या समद्विभाजित करते हैं, तो ये स्टेटमेंट पांचवा वाला सही है, इसमें सत्य आएगा। चलिए अब आते हैं एक वाक्य वाले प्रश्न आते हैं, इनको देख लेते हैं अपन लोग। तो इसमें पहला वाला लिखा हुआ है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसको कितने सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो अपन जानते हैं कि समचतुर्भुज जब बनता है और उसके किसी विकर्ण को अपन लोग बीच में से काटते हैं तो उसमें दो हिस्सों में बढ़ जाता है, दो त्रिभुजों में वो बढ़ जाता है। तो कितने सर्वांगसम त्रिभुजों में बढ़ जाता है, वो दो में बढ़ जाता है, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर 2 आएगा। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ पर कि यदि एक समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, जब सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर होगा तो उसे क्या कहेंगे, तो वो समांतर चतुर्भुज की प्रकृति होती है। समांतर चतुर्भुज का फीचर होता है कि अगर सम्मुख भुजाएं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वो समांतर चतुर्भुज होता है, तो इसके सामने अपन लिखेंगे समांतर चतुर्भुज। तीसरा यहाँ पे कि एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक क्या बनाते हैं। अगर एक समांतर चतुर्भुज अपन लोग बनाते हैं और उसके हर कोण का समद्विभाजक अपन लोग खींचते हैं तो बीच में एक आकृति बनती है एक आयत जैसी, तो यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे आयत, मतलब वहाँ पे बीच में एक आयत बन जाता है। चौथा है यदि एक समचतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे। तो अपन जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के अगर सम्मुख कोणों का युग्म प्रत्येक बराबर होता है तो ये फीचर भी समांतर चतुर्भुज में ही होता है, तो इसे भी अपन लोग समांतर चतुर्भुज कहेंगे, तो इसका आंसर भी समांतर चतुर्भुज हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपन लोग देखते हैं अगले वाले पार्ट के बारे में देख लेते हैं। अगला वाला पार्ट आता है 9 पार्ट, यहाँ पे अपन देख सकते हैं। तो इस 9 पार्ट में अध्याय 9 में समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल वाला पार्ट है, इस पार्ट से अपन लोग देख लेते हैं। तो इस पार्ट में 1 अंक वाले 2 प्रश्न यहाँ पे हैं और 2 अंक वाला 1 प्रश्न आएगा, यानी कि कुल मिला के ये 4 नंबर का इस वाले अध्याय 9 से पूछा जाएगा पेपर में प्रश्न। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें पहला वाला प्रश्न है, उसमें कह रहे हैं निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियाँ
एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं। तो देख लेते हैं अपन लोग एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं कौन कौन सी ऐसे चित्र हैं, इनमें से वो अपन लोग यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपन को दिख रहा है, देखो एक तो यही है पहला वाला, इसमें देखो एक आधार जे है और एक आधार जे है और ये आधार कॉमन है। देखो इसी आधार पर ये त्रिभुज बन रहा है और इसी आधार पर ये चतुर्भुज बन रहा है। तो ये वाली आकृति ऐसी हो गई इस कंडीशन वाली। इसमें ऐसा है नहीं, आधार तो कॉमन है लेकिन समांतर रेखाओं के बीच में नहीं बन रहा, ये दूर रह गया यहाँ पर। इसमें देखो ऐसी स्थिति, इसे अगर आड़ा करते हैं तो ऐसा बन जाएगा। ये देखो ये आधार इसका कॉमन है और दो समांतर रेखाओं के बीच में ये त्रिभुज भी बन रहा है और ये चतुर्भुज भी बन रहा है। तो ये तो एक पहली आकृति हो गई, एक तीसरी आकृति हो गई, है ना। और आगे देख लेते हैं, चलिए फिर एक ये वाली आकृति भी है, देखो पांचवी वाली। तो इसमें अपन देख पा रहे हैं कि दोनों चतुर्भुज ही बन रहे हैं, लेकिन इसका जो आधार है वो देखो कॉमन है, ये आधार कॉमन है और ये समांतर रेखाओं के बीच में दोनों चतुर्भुज यहाँ पे बन रहे हैं। तो पहला, तीसरा और पांचवा ये तीनों इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो इसका जो ब नंबर का आंसर है पहला, तीसरा और पांचवा, ये इस प्रश्न का सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न में लिखा है त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले कितने त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो जब अपन जानते हैं कोई त्रिभुज जब बनाते हैं और माध्यिका हमेशा क्या करती है, सामने की भुजा को बीच में जाके काटती है, सामने की भुजा के बिल्कुल मध्य बिंदु पे जाके वो मैच करती है। तो वो बराबर दो हिस्से बन जाते हैं उसके। तो यहाँ कह सकते हैं मतलब कितने त्रिभुज में विभक्त करती है, दो में करती है। तो इसका दूसरे वाले प्रश्न का आंसर होगा ब नंबर का 2। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, यहाँ पर देख लेते हैं। तो तीसरे प्रश्न में यहाँ पर लिखा हुआ है कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले कितने त्रिभुजों में विभक्त करते हैं। अब यहाँ विकर्ण की बात आती है, दोनों विकर्ण। तो दोनों विकर्ण जब अपन लोग मिलाएंगे, यहाँ पर सिचुएशन इस तरह की रहेगी। तो अपन लोग जानते हैं कि दोनों विकर्ण बनने पर ये 4 हिस्से यहाँ पर बन जाएंगे। देख रहे हैं अपन लोग, जब ये विकर्ण बनाएंगे, एक AC विकर्ण को मिला देंगे और एक BD विकर्ण को मिला देंगे। मतलब एक विकर्ण मिलाने पर 2 त्रिभुज बनते हैं, लेकिन दोनों विकर्ण जब मिला देंगे तो 4 यहाँ पे त्रिभुज बन जाते हैं। तो यहाँ समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले कितने त्रिभुजों में विभक्त करता है, तो 4 में करता है। दिख रहा है अपन को, देखो ये 4 हिस्से यहाँ पे बन गए, 4 त्रिभुज बन गए। तो इस वाले का, तीसरे वाले का उत्तर स नंबर का सही होगा 4। चलिए अब चौथा प्रश्न इसका देख लेते हैं अपन लोग। उसमें लिखा है कि यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का होता है, मतलब कितना होता है वो कह रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे एक सिचुएशन पैदा होती है कि जब दो समांतर रेखाओं के बीच में और एक आधार कॉमन है, आकृतियाँ बनती हैं, तो उनके क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज बनता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल उसका हाफ होता है चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। यानी का मतलब ये है कि यहाँ पे कह रहे हैं वो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का कितना होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का हाफ होता है, आधा होता है। तो ये स नंबर का जो है प्रश्न नंबर 4 का जो स नंबर का ऑप्शन है वो सही है, आधा। चलिए अब देखते हैं अपन लोग सही गलत वाले प्रश्न देख लेते हैं। इसमें तो सही गलत वाला जो प्रश्न है पहला वाला वो देख लेते हैं। उसमें लिखा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्ष लंब का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे अपन जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो आधार वर्ग ऊंचाई होती है, यानी ऊंचाई को अपन लोग शीर्ष लंब कहते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो पहला वाला स्टेटमेंट अपना सत्य होगा। दूसरा है एक ही आधार या बराबर आधारों वाले एक ही समांतर चतुर्भुज रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ही आधार वाले एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये भी सही कह रहे हैं कि बनने वाले जितने भी त्रिभुज बनेंगे एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच में, उन सभी का क्षेत्रफल बराबर रहता है। कौन का? त्रिभुजों का। तीसरी बात, मतलब ये स्टेटमेंट दूसरा वाला भी सही है, ये भी सत्य है। तीसरी वाली बात आती है कि दो सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर नहीं होते। तो ये गलत बात कह रहे हैं, सर्वांगसम आकृति जो होती है उनके क्षेत्रफल हमेशा बराबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है तीसरा वाला फॉल्स है, गलत है। चौथी बात आती है कि एक ही आकृति का क्षेत्रफल उस आकृति द्वारा घिरे गए तल के भाग से संबद्ध एक संख्या होती है। तो ये सही बात है, जब किसी आकृति का क्षेत्रफल अपन लोग निकालते हैं तो वो क्षेत्रफल एक संख्या के रूप में उभर कर आता है। तो ये बात सही है, चौथा वाला स्टेटमेंट सही है। फिर खाली स्थान आते हैं, तो खाली स्थान देख लेते हैं अपन लोग। खाली स्थान में पहला वाला खाली स्थान है वो एक ही आधार वाले बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखा में, अभी अपन ने जो परिभाषा पढ़ी तो यहाँ एक ही समांतर रेखा के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे खाली स्थान में समांतर रेखा आएगी, समांतर रेखा में स्थित होते हैं। अब दूसरी बात आती है यहाँ पर दूसरा खाली स्थान के एक ही आधार वाले और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल। तो यहाँ पे बात आती है जितने भी समांतर चतुर्भुज बनेंगे लेकिन उसका आधार एक कॉमन होना चाहिए और समांतर रेखाओं के बीच में बनना चाहिए, उन सबके क्षेत्रफल बराबर रहते हैं। तो खाली स्थान में यहाँ पे बराबर आएगा। तीसरा वाला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्ष लंब के गुणनफल का
आधा होता है। मतलब ये जो क्षेत्रफल अपन लोग निकालते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, वो तो आधार गुणित ऊंचाई होता है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं वो आधार गुणित ऊंचाई इंटू 1/2 होता है, यानी कि उसका हाफ होता है। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। यहाँ पे यानी इसका मतलब ये हुआ कि आधार और ऊंचाई के गुणनफल का आधा होता है, तो यहाँ पे आधा आएगा, यानी कि ये तीसरे वाले जो खाली स्थान में है वो आधा शब्द भरा होगा। चलिए चौथा वाला देख लेते हैं अपन लोग। चौथा वाला प्रश्न इसका क्या है, शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखने वाले हैं यहाँ पर, तो इनको देख लेते हैं। तो पहला है कि एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफलों वाले समांतर चतुर्भुज के किसके बीच स्थित होता है। तो अपन जानते हैं कि एक ही आधार और समांतर बराबर क्षेत्रफलों वाले जो समांतर चतुर्भुज बनते हैं वो दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होते हैं। तो यहाँ पे अपन जो उत्तर आएगा इसका वो आएगा एक ही समांतर रेखाओं के बीच। दूसरी बात आती है यहाँ पर, यदि P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित बिंदु हैं, तो क्या AR मतलब AR का मतलब इसका क्षेत्रफल एरिया, APB का जो एरिया है वो और BQC का जो एरिया है वो बराबर होंगे क्या। तो ये घटना सही है, ये वाला स्टेटमेंट सही है, हाँ होंगे बराबर। तीसरी बात यहाँ पे आती है, इस बात को अपन लोग यहाँ देख भी सकते हैं चाहे तो, जैसे इस बात को कह रहे हैं वो, इस बात को यहाँ कहा देखो ABCD और DC, तो ABCD का जो DC है उस पर P है, तो DC है उस पर ये P है दिख रहा है अपन को, और AD पर कौन है, AD पर Q है। तो वो कह रहे हैं कि AP ये वाला APB ये वाला त्रिभुज है ना, और BQC ये वाला त्रिभुज। तो अपन देख रहे हैं कि एक ही आधार के बीच में बने हुए ये दोनों क्षेत्रफल हैं, एक ही आधार के बीच में बने हुए त्रिभुज और चतुर्भुज हैं। एक ही आधार में अपन लोग जानते हैं कि हाफ होते हैं तो त्रिभुज दोनों कंडीशन में, क्योंकि चतुर्भुज तो एक ही है, जब चतुर्भुज एक ही होगा तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी समान ही होगा। तो यहाँ पे ये समान आएगा, मतलब हाँ ये बात सही है। तीसरी बात आती है कि एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप का एक खेत था, जैसे ये बना हुआ है, यहाँ पे बना लिया है अपन लोगों ने, उसमें RS पर स्थित कोई बिंदु A दिया, तो RS पर एक बिंदु A स्थित कर दिया और उसे PQ से मिला दिया, PQ से यहाँ मिला दिया, तो खेत कितने भागों में बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इस बात को जो अपन लोगों ने चित्र का रूप दिया, तो चित्र का रूप देने पर सिचुएशन इस तरह से आ गई, उसमें 3 त्रिभुज बन गए, देखो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा, इसका उत्तर मतलब 3 होगा। चौथी बात यहाँ पर आती है, तो चौथी बात में अपन लोग जान पा रहे हैं कि इसमें कहा है कि त्रिभुज ABC में BC आधार तथा AB शीर्षलंब है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को सूत्र के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अपन जानते हैं कि एक इसमें आधार का काम कर रहा है और एक ऊंचाई का काम कर रहा है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बनेगा वो बनेगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, यानी 1/2 BC इंटू AB। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बनेगा। तो अपन लोगों ने ये देखा यहाँ पर कि इन पार्टों में से जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकल कर आए हैं और इन्हीं में से पेपर बनाया जाएगा, और जो नवी क्लास का जो पेपर होना है वार्षिक स्थानीय, उसमें इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ में से, जो 40% मतलब 100 का पेपर है तो 40% नंबर होंगे, कहने का मतलब 40% ये प्रश्न आएंगे, यानी 80 का पेपर होता है तो फिर 32 नंबर के ये प्रश्न आएंगे, और इनसे पास होने में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इनमें नंबर अगर ये सही हो जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और तो अपन को ये बच्चों को पास होने में, सफल होने में काफ़ी मदद मिल जाती है। तो धन्यवाद साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो निश्चित ही आप अपने दोस्तों में से शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद साथियों।